वेलकम बैक टू यूजीसी नेट क्लासेज जेआरएफ योगा। जैसा कि हमारे द्वारा 30 डेज जेआरएफ को टारगेट करते हुए जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ योग सब्जेक्ट से, उनके लिए 30 दिन की निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है, ऑनलाइन फ्री। तो उस क्लासेज में आज हम क्या कवर करने वाले हैं? हट रत्नावली को यहाँ से एग्जाम में साथियों 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं, और जो इजी प्रश्न होते हैं, यानी आप एक बार पढ़ लोगे तो बाहर से ये प्रश्न बनते हैं तो आप कर लोगे, क्योंकि हट रत्नावली ग्रंथ को क्या है ना, हठ योग के टेस्ट में हट रत्नावली ग्रंथ को शामिल किया गया है। और हट प्रदीपिका का ये बहुत सारी चीज समानता मिलेगी हट रत्नावली में। तो यानी अब आपको हट रत्नावली में केवल वो चीज पढ़नी है जो अलग बताई गई है और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पड़ती है, वो तो आपको ही बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आपको एक और जानकारी दे दें कि आपने अभी तक हमारे जो पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के, 30 डे की क्लासेस बनाई थी, उनमें से यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ योगा, उस पर सारी वीडियो डाल दी गई है 8 भागों में, तो वहां आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यूनिट 2 भगवत गीता योग वशिष्ठ डाला है, 10 उपनिषद की वीडियो डाल दी है, वो भी नहीं देखी तो आप देख लें। यूनिट 3 योग के उपनिषद की वीडियो डाल दी गई है, ये भी 8 भागों में बनाई गई है, 8 उपनिषदों की, जिन्हें नहीं देखी तो अभी तक वो भी देख लें। यूनिट 4 योग सूत्र पर भी डाल दी गई है। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें। हट प्रदीप का घिरण्य संहिता, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पति सभी कवर कर लिया। आज ये अंतिम हठ योग का 5वां प्रमुख ग्रंथों 5 को शामिल किया गया, उसमें से हठ रत्नावली है। फिर इसमें जो सिलेबस में बचेंगे साथियों, वो क्या बचेंगे? योग बीज, गोरख संहिता और वशिष्ठ संहिता, ये 3 और कवर बचेंगे बाकी के। तो आज हम हठ रत्नावली को कवर करने वाले हैं। आपको ये इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला, पहले वो भी समझाना है। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं वो तो आपको मिलेंगे, साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है इस बार आने की संभावना है वो भी इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। और जो भी प्रश्न बनने की संभावना होती है हम आपको समझाएंगे कि ये प्रश्न आ सकता है, यानी कि ये इंपोर्टेंट है, इसे कर लीजिए, क्योंकि कुछ साथी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, वहां से आते ही आते हैं उस टॉपिक से। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो पर चलते हैं। वीडियो को आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बेसिक जानकारी दें, क्योंकि हर बार हमारे क्लासेज में एक चीज बताई जाती है जो इससे आपकी बहुत हेल्प हो। अब जैसे हम आज हठ रत्नावली पढ़ने वाले हैं, पुरानी वीडियो में हमने जो जो टॉपिक कवर किए उनके बारे में, तो हठ रत्नावली पहले हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए साथियों, क्योंकि बेसिक जानकारी नहीं होगी तो कोई भी चीज व्यर्थ है पढ़ना, और समझ में नहीं आती क्या चल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो हठ रत्नावली का बेसिक ज्ञान हो जाएगा आपको, तो फिर आगे जो भी चीजें आएंगी, प्रश्न आएंगे, तो उनको सीधे पे लगाते चलेंगे। तो पहले बेसिक चीजें समझ लो, हठ रत्नावली है क्या चीज है। तो हठ रत्नावली जैसे नाम है इसका, हठ रत्नावली, यानी हठयोग के जितने भी ग्रंथ हैं, टेस्ट हैं, उनके रत्न है। ये रत्न का मतलब हठ प्रदीप का जो है ना, उसकी टिप्पणी भाष्य है, तो ये हठ रत्नावली है। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें षटकर्म बताए गए हैं हठ प्रदीप का वगैरह में, तो इसमें अष्टकर्म बताए गए हैं, अष्टकर्म। तो जो दो बताए गए हैं उन चीजों को ही जानना है, यानी कि जो अलग अलग चीजें बताई गई हैं आपको वही पढ़नी है, वो एग्जाम में वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो पहले तो हठ रत्नावली के जो लिखे गए थे, तो यही प्रश्न बेसिक आता है कि हठ रत्नावली किसके द्वारा बताई गई है, तो श्रीनिवास योगी द्वारा बताई गई थी, और इसको 4 उपदेशों में बताया गया है। आपको ये भी आना चाहिए, प्रथम उपदेश, प्रथम में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में क्या क्या बताया गया है। तो प्रथम उपदेश में बताया गया है कि इसमें महायोग बताया गया है, महायोग। अब महायोग क्या है तो वो हम आपको समझाएंगे। महायोग में मंत्र, लय, राज, हट, ये 4 योग बताए, इन्हीं को महायोग बताया गया है साथियों। जो पतंजलि में ना योगस चित्तवृत्ति ने चित्त की वृत्तियों का जो योग बताया ना, तो वहां पर चित्त की वृत्तियां इन महायोग के द्वारा ही बताया गया है कि चित्त की वृत्तियों को इस महायोग से करना चाहिए। तो ये यहाँ पर अलग चीज बताई गई है, तो ये चीज आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहले उपदेश में यही महायोग बताया गया है, जिसको 4 योग की शाखाएं बताई गई हैं। अष्टकर्म पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक प्रश्न बन देते हैं, क्योंकि बाहर से प्रश्न पूछ देता है कि हठ रत्नावली में अष्टकर्म का किस अध्याय में किस उपदेश में वर्णन किया गया है, तो वो हमें बेसिक होना चाहिए। अष्टकर्म बताए गए हैं, षट चक्र बताए गए हैं, हठ सिद्धि के लक्षण, साधक बाधक तत्व है, जो हठ प्रदीप का साधक बाधक तत्व थे ना, वो भी यहाँ बताए गए हैं। तो साधक तो वही तत्व, ले बाधक तत्व में कुछ चेंजेज है, तो वो आपको देख लेने हैं क्या चेंजेस हम बताएंगे, प्रश्न आएंगे। द्वितीय अध्याय में क्या है, सेकंड अध्याय में 9 कुंभक बताए गए हैं। अब हठ प्रदीप का मैंने 8 कुंभक है, 8 प्राणायाम पढ़े होंगे। तो इसमें एक जो प्राणायाम अलग है, आपको वो जानना है, वो पढ़ना है, और वो 3 बार प्रश्न रिपीटेड हुआ है हर बार।
के हठ रत्नावली के अनुसार नौवां प्राणायाम कौन सा है? इरेज करके लिख देते हैं साथियों। जो नौवां प्राणायाम है ना साथियों, जो वो भुजंग करणी बताया गया। ये 2 से 3 बार रिपीटेड प्रश्न हो जाए। भुजंग भुजंग करणी, ये नौवां प्राणायाम एक अलग बताया गया है। आठ आठ प्राणायाम हठ प्रदीप का बताए गए हैं। घेरंड में भी 8 प्राणायाम बताए गए हैं, इसमें 9 प्राणायाम बताए गए। हठ रत्नावली है। जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा बात होगी तो उसमें ये समझ लो एक तरह से हठ रत्नावली में चीज बताई, क्योंकि ये बाद में भाष्य उस पर टिप्पणी करी गई है हठ प्रदीप का पे, तो हठ रत्नावली बताई गई है। तो इसमें चीजें जो अलग मिलेंगी वो तो हमें डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे षटकर्म की जगह अष्टकर्म बताए गए हैं, तो वो आपको जानने हैं। मुद्राएं तो खैर यहाँ पर 10 है ही हैं। 84 आसन में से यहाँ 10 आसन प्रमुख बताए गए हैं, तो उन 10 आसनों को हमें समझना है। हठ प्रदीप का में कहते 15 आसन थे। तो कहने का आशय ये, जो ज्यादा अलग चीज बताई है ना, उन अलग चीजों को ही एग्जामिनर एग्जाम में रखते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो हम चीजों को, और मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी हो तो हम गलत कर जाए। क्योंकि साथियों एग्जाम हमारा इसी चीज का लिया जाता है कि हमने कितनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, कितना चीजों को समझे हैं, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर किए हैं। और लापरवाही जो बरतते हैं या कोई चीज ऐसी पढ़ ली है तो उनका ही ये परीक्षा होती है। परीक्षा का मतलब दृष्टिकोण होता है कि आप उस परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं, यानी आपने कितनी मेहनत की है, कैसे क्या चीज को लेकर बनाए, क्या पढ़ा। तो वो चीजों की परीक्षा का मतलब यही है। तो इसलिए जो आपको अलग चीज होती है भिन्नता, वो उनका आपको नोट्स बनाने चाहिए, चार्ट बनाने चाहिए, एक तरफ लिखने चाहिए, कोई रिवीजन हो, और वो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। तो चलते हैं हम तृतीया का बता देते हैं साथियों। ज्यादा उधर की तरह आपको बताए। तृतीया में क्या बताया, आसन बताया गया इसमें। तृतीय तृतीय उपदेश। और चतुर्थ में क्या इसमें बताया गया है, नादानुसंधान, जो उसमें भी नादानुसंधान चतुर्थ में बताया हठ प्रदीप का में। तो जो अलग अलग चीजें आएंगी प्रश्नों के साथ अब आपको बताते चलाएंगे। ये थोड़ा एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ग्रंथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और प्रश्न कहाँ से कैसे क्या बनते हैं वो भी जानकारी होनी चाहिए। जो महायोग बोला, यहाँ से प्रश्न 2 से 3 बार आया ही आया है रिपीटेड होने में, तो आपको समझाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न बेसिक आया। जेआरएफ का मतलब नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का मतलब ही साथियों क्या है, जेआरएफ का, कि यहाँ इस एग्जाम में इजी से इजी प्रश्न आते, कठिन से कठिन। उसका मन है वो कहीं से कुछ भी रखे, वो अपने एग्जाम बनाने को उसका पावर है, तो वो कहीं से कुछ भी रखेगा। और आपका आपके पास क्या अधिकार है, पढ़ने का। तो आपको हर चीज पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपकी इसी चीज की परीक्षा हो रही है, आप कहाँ तक किस चीज को कैसे लेते हैं, तो वो चीज है। तो यहाँ पहला प्रश्न यही आया है कि हठ रत्नावली की रचयिता कौन है। अब जो ऐसा प्रश्न इजी आ जाए और आपको नहीं पता हो, तो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे मार्क्स कट जाएंगे इसमें। तो वो चीज छोड़नी नहीं है। कठिन चीज करने पर इतना प्राप्त मार्क्स होते हैं, वो इजी वे में मिल जा रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आई होप आप सारी चीज समझे होंगे जो हमने समझाया था। इसके हठ रत्नावली के महर्षि घिरंड बताए हैं, श्रीनिवास योगी बताए हैं, गोरखनाथ बताए हैं, या स्वात्माराम बताए हैं। तो स्वात्माराम तो ये हठ प्रदीप का के बताए गए हैं। महर्षि घिरंड, ये घिरंड संहिता चाहे चंड कपाली और महर्षि घिरंड के भी संवाद है। जिस श्रीनिवास योगी यहाँ पर बताए गए हैं हठ रत्नावली के, ठीक है। और गोरखनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरख संहिता, ये उनके गोरखनाथ बताए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास योगी। सेकंड प्रश्न को चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हठ रत्नावली का रचना काल लगभग कितना माना जाता है, इसका रचना काल ही प्रश्न आता है। 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। तो इसका आंसर साथ ही 17वीं शताब्दी के आसपास का ही ग्रंथ माना गया हठ रत्नावली। इतिहासकारों के अनुसार हठ रत्नावली को साथ ही जो 1600 डेट मिली, 1625 से 1695 ईस्वी के आसपास माना, यानी 17वीं शताब्दी के आसपास। शताब्दी में 17वीं शताब्दी, 1625 से 1695 के बीच के आसपास की ये रचना मानी गई है, श्रीनिवास योगी द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एजी है, समझना ज्यादा उसमें वो नहीं है। हठ रत्नावली में कुल कितने अध्याय उपदेशों में, जो आपने बताया था बेसिक में वही चीज आती है, अब रिवीजन होता रहेगा, इसलिए शुरू में चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। 7 बताए हैं, 3 बताए हैं, 5 बताए हैं, 4 बताए हैं, 4 उपदेश बताए गए हैं श्रीनिवास योगी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली में शोधन क्रिया यानी कर्मों की संख्या कितनी बताई गई है, यानी शोधन है ना, जो हठ प्रदीप का 60 कर्म बताए गए हैं, तो वही चीज पूछिए यहाँ कितने कर्म बताए गए हैं। 6 बताए हैं, 7 बनाए हैं, 8 बताए हैं, 10 बताए हैं। तो यहाँ भी हमने शुरू में बता दिया था, यहाँ अष्टकर्म बताए गए हैं। इरेज करके बता देते हैं। अष्ट कर्म, 8 कर्म बताए गए हैं यहाँ पर हठ रत्नावली में।
और अंतिम बताया गया है गजकरण, एक बार लिख देते हैं, इरेज करके लिख देते हैं। साथ ही ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है, ये अष्टक्रम पूछे। तो अष्टक्रम में पहला कौन सा है, यहाँ क्रम भी आपको याद करना। जितनी भी हड्डियों का टेस्ट है ना, हड्डियों के ग्रंथ में क्रम का बहुत खेल है। पहला इसमें चक्री बताया, ये नया आपको देखने को मिलेगा। दूसरा नौली, नौली के दो भाग बताए। फिर धोती, धोती, धोती के बाद नेति। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। 1 2 3 4, इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट ले लेना। 4, फिर बस्ती। बस्तियां दो प्रकार की बताइए, बस्तीगत गजकर्णी, गज कर्णी। गजकर्णी का यह भाग रख दिया गया है, ये अलग। त्राटक, त्राटक, त्राटक के बाद आ गया कपाल भाती को यहाँ मस्तक भ्रांति गया, तो मस्तक भ्रांति कहते हैं, कोष्ठक कपाल भाती से कंफ्यूजन ना हो। मस्तक भ्रांति, इसे ही कहा गया है कपाल भाती, कपाल भाती। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बस्ती 5 6 7 8। तो जी आपको इस प्रकार पूरे याद कर लेने। 8 9 इसमें बताए गए ना, जो 8 बताए गए हैं इसमें, जो चक्री इसमें अलग है और गजकर्णी इसमें अलग है। बाकी चक्री के बाद फिर एक बार रिपीट करते, चक्री, नौली, नौली के बाद धोती, धोती का नेति, नेति का बस्ती, बस्ती का त्राटक, बस्ती का गजकर्णी, गजकर्णी में त्राटक आया। फिर मस्तक भ्रांति, और मस्तक भ्रांति किसे बोला गया है, कपाल भाती को यहाँ पर। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। और हट प्रदीप का आपका रिवीजन कर लो। हट प्रदीप का क्या बताया गया, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। कपालभाति, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, नौली, कपालभाति। तो त्राटक के बाद यहाँ पर नौली है हट प्रदीप का में, वहां दोनों पास में एन एन हमने बताया था घेरंड में। तो ऐसे ही रिवीजन करना होता है साथी, सॉरी। घेरंड में, घेरंड में क्या बताया गया है यहाँ पे, धोती। घेरंड से षटक्रम के बहुत आते हैं, अपने प्रश्न प्रीवियस हमने वीडियो डाल दिया, वो देख लेना वीडियो, आपको वीडियो जरूर देखनी है। वो धोती, बस्ती, क्योंकि इसमें धोती के प्रकार बताए गए, हमने अच्छे से कवर किया। धोती, बस्ती, नेति, फिर नौली, नौली को यहाँ पे लौलिकी बोला गया है, लौलिकी, लौलिकी। एन एन पास में आता है, फिर त्राटक आता है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, नौली, नौली का त्राटक, त्राटक के बाद कपाल भाती, कपाल भाती। कपाल भाती के वातक्रम, वितक्रम, शीतक्रम 3 भागों में बांटा गया। इस प्रकार आपको रिवीजन करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। और यहाँ पर जो कुंभक है ना, प्राणायाम कुंभक, तो वो भी आपको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं साथियों। तो पहले इसमें यही पूछा गया था कि कितनी शोधन क्रियाएं बताई गई हैं, तो 8 बताई गई हैं, इसका सही आंसर 8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली में से कौन से दो अतिरिक्त कर्म, यानी जो भी बताया था ना, कौन सी दो अतिरिक्त शोधन क्रियाएं, 2 बार प्रश्न आया है, ये जोड़े गए हैं हठ प्रदीपिका से, षटक्रम से अलग हैं। अब जो 2 जोड़ेंगे, दंड या वस्त्र, चक्री या गजकर्णी, शंख प्रचलन, बमन, अग्निसार या नौली। तो ये तो क्रियाएं हैं ये। तो इसमें एक तो अग्निसार क्रिया, ये तो होगा नहीं, मतलब ये हम समझा रहे हैं कि ये अग्निसार क्रिया तो ये होगा नहीं, ऐसे कहता है। शंख प्रचारण ये उसमें घेरंडा बताया है, बारी सार बाच। तो चक्री और गजकर्णी ये बताए हैं 2। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बेसिक प्रश्न है, आपको शुरू में क्लियर कर दिए थे सारे कॉन्सेप्ट। हठ रत्नावली के अनुसार कुंभक कितने प्रकार के बताए गए। अब इसमें हठ रत्नावली के कुंभक पूछा है, तो साथ ही इसमें कुंभक बताए हैं ना। प्राणायाम जो हमने बताया था, प्राणायाम, प्राणायाम, तो ऐसे याद कर लेना। 8 + 1, यानी इसमें 9 बनाए हैं। हठ प्रदीप का ये टिप्पणी है, तो हठ प्रदीप का में 8 है, घेरंड में भी 8 है। तो 9वां एक अलग बताया है, 9वां भुजंग करणी प्राणायाम। 2 बार प्रश्न आया है, 2 से 3 रेज करके लिख देते हैं। भुजंग करणी, भुजंग करणी प्राणायाम। 3 बार प्रश्न आया है कि 9वां प्राणायाम या अतिरिक्त प्राणायाम या हठ रत्नावली में कौन सा प्राणायाम को बताया गया है, 9वां प्राणायाम कौन सा बताया गया है, ऐसे करके 3 बार पूछा है। तीनों का प्रश्न एक ही है और 3 टाइप से पूछा है, तो भुजंग करणी है 9वां प्राणायाम। क्योंकि इस ग्रंथ में जो अलग चीज है उसमें तो आपको डेप्थ में पढ़ना ही है, क्योंकि समझ लो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट चीज होगी जो अलग चीज बताई है। क्योंकि एग्जामर आपको फंसाना चाहता है, वहीं घुमाना चाहता है, गलत चीज करें। और जो अच्छे से पढ़ रहा है, जो
उसको ही बस निकले पेपर, तो उस हिसाब से सेट चीजें की जाती हैं। ऐसा नहीं है ढील लापरवाह इंसान वो पेपर वगैरह निकाल ले, वो उसके लिए कुछ चीजें नहीं है आसान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हठरत नावली में बड़े नौमिक कुमक का नाम क्या है? आ गया यहाँ पर सातवें प्रश्न, ये शीतकारी, क्योंकि अब रिवीजन होता रहेगा, शुरू में चाहिए चीज क्लियर करते हैं, इसलिए ये चीज अच्छा रहता है, रिवीजन होता रहेगा। मतलब एक वीडियो में आपका 2 से 3 बार चीजें आएंगी तो अपने आप याद हो जाती है एग्जाम तक वो चीजें। भुजंगकर्णी प्लावनी केवली, तो यहाँ पर नौमा भुजंगकर्णी बताया गया हठ रत्नावली में, याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार आया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हठ रत्नावली में कुल कितने आसन के नाम गिनाए गए हैं? यहाँ पे प्रश्न आया पूछा है कि कुल कितने आसनों के नाम गिनाए गए हैं, इस चीज पे आपको देखना होता है, बारीकी से जल्दबाजी गलत ना करें। यहाँ पर ये पूछा है 32, 108, 15, 84, तो यहाँ हठ रत्नावली में साथियों 84 आसन बताए गए हैं। उनमें से 1 मिनट लिख दे, जो 10 आसन है साथियों वो इंपोर्टेंट है यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा आसन के कितने नाम बताए गए हैं, तो 84 नाम बताए गए। यहाँ से प्रश्न हट फिर दिए, हठ रत्नावली से साथियों आया था प्रश्न, ये 2020 में और 21 में भी रिपीटेड हुआ है आसनों को लेकर, और बाद में क्लेम भी किया गया था चीजों को लेकर के, ये नहीं बताया गया वो नहीं बताया गया, लेकिन उसने चीजें 84 माने थे। अब यही प्रश्न यहाँ पे डेप्थ यही समझ नहीं होती क्या पूछना चाह रहा है। और उसमें प्रमुख आसन पूछे, मुख्य आसन लिखा था, तो मुख्य आसन 10 माने गए, और आपको 10 आसन याद कर लेने इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि हठ रत्नावली के अनुसार 10 मुख्य आसनों में किसे शामिल नहीं किया गया, तो उन 10 मुख्य आसनों के नाम पता होंगे तभी तो आप उसका आंसर दे पाओ, किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसलिए बता देते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है हठ रत्नावली, जहां से प्रश्न बनते हैं। और तो बाकी चीज सेम वगैरह है, और उसका मन भी नहीं, वहां से यहाँ से कंफ्यूजन वाले डालता है। स्वास्थ्य का आसन इसलिए लिख रहे हैं, इस बार हमको लग रहा है यहाँ से प्रश्न बनेगा। गोमुख आसन, जहां हम जो चीज समझा रहे हैं एक्सप्लेन करना, उसका मतलब इंपोर्टेंट आपको नोट करनी है। पद्मासन, स्वास्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन। वीरासन 1, 2, 3, 4, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते एज करते हैं 4। वीरासन, वीरासन के बाद सिद्धासन। सिद्धासन इसको सर्वश्रेष्ठ आसन बोला गया। ये भी प्रश्न हमारा हठ रत्नावली में कि सर्वश्रेष्ठ आसन किस आसन को बताया गया, या ऐसे करके पूछे कि हठ रत्नावली 10 प्रमुख आसनों में सर्वश्रेष्ठ किसे बोला गया है, तो सिद्धासन को बोला गया है। 84 आसनों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन को बोला गया था, नहीं 84 में नहीं काउंट करो, ठीक है। सिद्धासन, सिद्धासन के बाद 6वां हो गया मयूर आसन। मयूर आसन नोट करते जाए, इंपोर्टेंट है। कुक्कुटासन, कुक्कुटासन, कुक्कुटासन 7वां, इरेज करे थे 7 तक हो गया, ठीक है। 7 के कुक्कुटासन गए भद्रासन। भद्रासन, भद्रासन को काम दहन कहा गया है। काम दहन, काम का दहन करने वाला, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काम का दहन करने वाला किस आसन को कहा गया है, तो भद्रासन कहा गया है, ठीक है। फिर 9वां सिंहासन, 9, और 10वां अंतिम मुक्तासन। ये 10 मुख्य आसन बताए गए हैं, और किसमें बताए गए, तृतीय उपदेश में बताए गए हैं। ये भी आप याद कर लो, उसका मन हो अभी के जो हठ रत्नावली के अनुसार जो 10 मुख्य आसन बताए हैं वो किस उपदेश में बताए गए हैं, तो तृतीय उपदेश है, ये तृतीय उपदेश में बताए गए हैं, ठीक है। आपको चीजें याद करनी है कॉन्सेप्ट के साथ, सारी चीजें 84 आसन बताए गए हैं, जिनमें से 10 मुख्य आसन बताए गए हैं। अब इसमें ये भी प्रश्न बनता है, तो आपको ये भी समझा दें जो साथियों, इसमें अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग का ही वर्णन, उस अष्टांग योग में भी इसमें जो नियम है, यम है, यहां से ही प्रश्न आते हैं अष्टांग योग यम नियम के अंदर, तो आपको ये भी याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी बहुत डेप्थ प्रश्न है, आपको समझना अच्छे से। ये नहीं है एग्जामिनर ऐसा प्रश्न आया तो लड़ जाओ, वैसे तो एग्जाम इन चीजों से बचते हैं, चीजें डालने से प्रश्नों का, फिर भी अगर वो डाल दें तो उन चीजों को हमें समझना होता है क्या कहना चाहिए, जल्दबाजी आंसर नहीं दिया जाता। इसलिए ये हमारी तरफ प्रश्न पहले डाल दिए थे कि क्योंकि एग्जाम में आपकी कोई भी गलत संभावना हो वहां करने की, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पूछा हठ रत्नावली कितने आसनों को विस्तृत वर्णन किया गया है, यानी ग्रंथ में उन आसनों का जो विस्तृत वर्णन बारे में बताया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 84, 36, 15, 32। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है साथियों, पहले तो इसमें 84 आसन का बता दिया है श्लोकों में,
फिर उनका विस्तृत वर्णन किया गया। तो विस्तृत वर्णन यहाँ पे 36 आसनों का वर्णन किया गया है। विस्तृत वर्णन यानी 36 आसनों के बारे में विधि वगैरह चीजें वगैरह बता दी। बोल दिया कि इसमें 84 आसन है, 36 वगैरह उन आसनों के बारे में विस्तृत वर्णन कर दिया गया, और उसके में से 10 को इनमें मुख्य आसन बता दिया गया। तो ऐसे 3 चीजें, कितने आसन बताए गए हैं, 84 आसन वर्णन। विस्तृत वर्णन कितने का किया गया है, विस्तृत यानी विस्तृत वर्णन 36 का किया गया है। मुख्य आसन कितने बताए गए हैं, तो मुख्य यानी 10 आसन बताए गए हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, वैसे इस टाइप का प्रश्न आता नहीं है, क्योंकि वो खुद इन चीजों से विवाद चीजों से नहीं डालते, नहीं आता, लेकिन फिर भी उनका मन है कहीं से कुछ भी आया तो वो भी फिर आपको चीज समझ नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्रीनिवास योगी के अनुसार महायोग में कौन से 4 योग शामिल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको और भी चीज समझाएंगे इसको कोरेट करके। पहले तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आंसर देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे चीजें और भी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्या पूछा है कि महायोग किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार प्रश्न आया है और घुमा करके पूछता है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को और भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम बताया गया। महायोग इसमें ये मंत्र लय हठराज को बताया गया, नाद बिंदु कला जीवन को बताया, कर्म भक्ति ज्ञान राज को बताया गया। तो इसका सही आंसर होगा मंत्र लय हठराज। और जो मंत्र लय हठराज क्या है? तो पहला तो आपको योग की शाखा है ना, मंत्र लय हट और राज, इनको यहाँ पर क्या बोला गया? महायोग बोला गया। महायोग, ये पूरे योग की शाखाएं हैं, इनको चारों को जोड़कर महायोग बोला श्रीनिवास योगी ने। और ऐसा क्यों कहा गया साथियों? क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध है ना, जो पतंजलि में आपने पढ़ा होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग बताया था वहां पे। तो यहाँ पे क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए इस महायोग को श्रीनिवास योगी द्वारा बता रहे हैं कि इस महायोग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। और महायोग के अंदर कौन कौन से 4 योग हैं? तो इन चारों योग को चित्त की वृत्तियों का निरोध बता रहे हैं कि इससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। तो इसलिए जो इंपोर्टेंट है, प्रश्न में आया था, हर बार आया था, प्रीवियस ईयर कभी उठा के देखेंगे, 3 से 4 प्रश्न रिपीटेड हुआ है। पूछ लेते हैं हठ रत्नावली महायोग का क्रम क्या है, हठ रत्नावली 4 योग कौन से बताए गए हैं, उनका क्रम पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये भूलना नहीं है। और ये हठ योग है ना, हठ योग की ये बताए, ये चतुर्थ अंग, जिसमें चतुर्थ अंग है, इनसे ये क्या है? इनसे ये सीधे चित्त की वृत्ति का निरोध बता रहे हैं, इसे महायोग। अब हम और बताते हैं, ग्रंथों में बताया, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ही बनता है, तो आपको वो भी नोट कर ले रहे हैं। पहले तो ये मंत्र लय, अब आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे ये वाली क्रम है ना, इसमें हम चीज समझाते हैं। पहले तो ये क्या है ना, मंत्र लिख लेते हैं यहाँ, मंत्र लय हट और राज। तो साथ ही क्या है, तो हट रत्नावली में जो देखने को मिलता है आपको, यही क्रम हट रत्नावली। अब यही क्या मिलता है, इरेज करके बता देते हैं, यही यही हट रत्नावली योग राज उपनिषद। योग राज उपनिषद में यही क्रम आपको देखने को मिलेगा। जो योग के 10 उपनिषद, 8 उपनिषद है ना जो शामिल किए हैं यूजीसी नेट में, उनमें योग राज उपनिषद, उसमें भी यही क्रम बताया गया। तो आपको योग राज उपनिषद उनके इन क्रमों 9 फल और बताए गए, चक्रों के 9 फल, और ये चीज वो आपको याद करने अवस्था बताई गई है। तो योग राज उपनिषद में यही क्रम बताया गया है। फिर इसके बाद क्या है, योग तत्व उपनिषद में यही क्रम बताया गया है। योग तत्व उपनिषद में भी यही क्रम बताया गया है। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कहने का मतलब ये आपको याद कर लें। और अलग किसमें बताया है, शिव संहिता है ना, ये शिव संहिता। अब यहाँ से एक अलग चीज होती है खेल, शिव संहिता हठ योग का टेस्ट ये भी है, और हठ रत्नावली भी है। तो हठ रत्नावली तो यही बताए हैं, लेकिन शिव संहिता के आपको लिख देते हैं। शिव संहिता में बताया पहले मंत्र, मंत्र के बाद फिर आता है हट, फिर बाद में लय, फिर आता है राज। तो ये शिव संहिता में बताए गए हैं क्रम। क्रम का बहुत खेल है, बार बार आपको कहते हैं क्रम चीजों को आप रखें, 3 से 4 बार प्रश्न आया है यही चीज। तो इस शिव संहिता बताया, इसमें क्या है, शिव संहिता में मंत्र के बाद इसमें पहले हट आया रहा है, शिव संहिता में मंत्र के बाद हट आया रहा है, उसमें क्या था, मंत्र के बाद लय था। तो ये यहाँ पे क्रम ओवरलैप हुआ है। तो आप इस चीज को याद रखें, जो हमारे द्वारा बताएगा उसको नोट कर लें एक पेज पे। फिर आपसे दोहरा दें, हठ रत्नावली हुआ, योग तत्व उपनिषद है, योगराज उपनिषद हुआ, उनमें क्या बताएं, मंत्र लय हट राज, ऐसे याद करना है। नहीं, मंत्र लय, मंत्र मंत्र दिया उसको हट और राज, यानी बाद में राज है, मंत्र लय हट राज। उसमें क्या है, शिव संहिता है मंत्र हट लय राज, मंत्र हट लय हट पहले आया।
तो जी एग्जाम में यही घुमा के यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए आपको जो एक्सप्लेन करके चीजें दिखाई ने कि यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको भूलना नहीं है, नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपको जी क्रम याद करने हैं चारों योगों के जो बताए हैं, क्योंकि और भी योग के टेस्ट है ना, उनमें जो प्रश्न आते हैं तो पूछ लेता है। योग तत्व उपनिषद के अंदर योगराज के उपनिषद पूछ लेगा तो वहां कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए एक पेज पर लिख लेना भी जो हमने बताए हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पूछा गया है हठरत्नावली के अनुसार चक्री कर्म का संबंध शरीर के किस अंग से है। अब जो बताए ना अष्टकर्म, अष्टकर्म में पहला कर्म बताया था चक्री, अष्टकर्म में चक्री क्रम था ना, चक्री क्रम था ये पहला, पहला बताया था षटकर्म जो कर्म में जो 8 कर्म इसमें बनाए गए हैं, हठ प्रदीप का षटकर्म बताए गए हैं। तो इसे ही ये पूजा चक्रीय किससे संबंध है, कान से रेज करके पढ़ते हैं, कान से, आंख से, गुदा से, मस्तिष्क। तो चक्री क्रिया गुदा द्वारा, गुदा मार्ग उंगली द्वारा सफाई की जाती है, वही चक्री क्रिया बोली है, चक्री क्रिया गुदा मार्ग में उंगली से सफाई करना, तो वो चक्र है, चक्री क्रिया घुमाना है उसमें उंगली से, तो ये इसका गुदा मार्ग है। तो यहाँ ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हठरत्नावली किस ग्रंथ की आलोचना करता है जिसमें केवल 6 कर्म बताए गए हैं, यानी कि हठरत्नावली किसकी आलोचना करता है जिसमें केवल 6 कर्म बताए गए हैं। शिव संहिता का, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, योग सूत्र का, हठ प्रदीप का, जैसा शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था। हठरत्नावली पर ये टिप्पणी करी गई है, स्वात्माराम की हठ प्रदीप का है और श्रीनिवास की ये हठरत्नावली है ग्रंथ। कोई भी कंफ्यूज नहीं रख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं, सब इजी वे में आपको चीजें समझाई जा रही है, बहुत अच्छे से कवर करके। एग्जाम में आई होप आपकी बहुत हेल्प होगी। अभी आपको साथियों लग नहीं रहा कि मैं चीजें समझ में आई, लेकिन वहां जाओगे ना चीजें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां बस प्रेशर होता है तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आती। यहाँ सारी चीज कर लोगे, अभी लगा लोगे एग्जाम, जितना भी आपने पढ़ा है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगा लोगे, तो प्रेशर कम हो जाता है चीजों को लेकर। इसलिए एग्जाम से पहले इतना ही पढ़ा होता है, उसके बाद हमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्विज है, प्रीवियस ईयर, वो लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो कमियां वो एग्जाम से पहले दूर हो जाए। आपकी भी जो कमियां होंगी प्रश्न लगा रहे होंगे तो वो आप जल्दी से रिवीजन जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये पूछा गया हठरत्नावली कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन किया है, ये मुद्राओं का संबंध आया 10, 5, 5, 25, 10, 100। तो यहाँ पर 10 मुद्रा बताई गई, हठ प्रदीप का में 10 बताई गई, हठ रत्नावली में 10 मुद्राएं बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार मिताहार का क्या अर्थ है। अब जो मिताहार है ना, वहां इसका अर्थ पूछा है, जो हठ प्रदीप का भी देखा होगा, हिरण्य भी देखा हुआ। अब हठ रत्नावली है पूछ रहे मिताहार का क्या अर्थ है। तो मिताहार में बताया गया है कि जो उसमें बताया ना हठ प्रदीप का सेम वो ही है, सुस्निग्ध और मधुर भोजन, पेट का चौथाई भाग खाली रखना, इसमें कोई भी अंतर नहीं उन्होंने किया, कोई भेद गुणा भाग नहीं लगाया, केवल जहाँ चीजें उनको अलग लगी, जैसे महायोग उनको देना था, महायोग उनने क्या किया, योग सूत्र भी जोड़ दिया, योगा चित्तवृत्ति निरोधा वाला कॉन्सेप्ट, और जो मंत्र ले हटराज जो बताया और वेदों वगैरह में और ग्रंथों में तो उनको भी ले लिया। अब उन चारों का एक बोल के महायोग बता दी, और इस महायोग से बता दे कि चित्त की वृत्ति का निरोध, यानी यहाँ से ही होगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति हठ योग से बताया, लेकिन यहाँ बताया कि चित्त की वृत्ति का निरोध इनसे होगा। ऐसे करके चीजें अलग दी गई हैं। अष्टकर्म वर्णन दे दिया, अष्टकर्म जिसमें चक्री जोड़ दिया, गजकर्णी जोड़ दिया, गजकर्णी अलग अलग जोड़ दिया, तो ये क्रियाएं जोड़ दी। कुंभक है, कुंभक में रिवीजन करा रहे हैं आपको जल्दी से फास्ट। कुंभक है तो कुंभक में 8 थे सभी में, उसमें 8 प्रदीप में 8 थे, तो 8+1 कर लो, यानी 1 कौन सा बना है ऐसी नोट्स में लिखाया था, अलग ऐसे नहीं 9 9 भूल जाओ। अब अलग कौन सा है, भुजंग करणी है, भुजंग करण ऐसे लिखाया था एग्जाम में, ये 3 बार प्रश्न आया है। तो ऐसी जो जो चीज अलग बताई है वो चीज हमें करनी नहीं। बाकी हट, बाकी क्या है, मठ, मठ का जो बताया कॉन्सेप्ट, हटपुरी दुकान, साधक तत्व, इसमें बाधक थोड़े अलग है, साधक तत्व भी लगभग वो ही है, कुछ चीजें थोड़ी अलग की गई हैं, उनमें हमें हाईलाइट करना होता है। तो इसमें ये पूछा गया मितार का, तो आपको आंसर दे दिया, सुस्निग्ध मधुर, और ये सेम यही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्रीनिवास योगी के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध क्या है। अब यहाँ पूछ चित्तवृत्ति निरोध क्या है, सांस रोकना, महायोग, योग या केवल शारीरिक। तो हमने अभी बताया था आपको, यहाँ यह है श्रीनिवास योगी के अंदर चित्तवृत्ति निरोध क्या है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही यहाँ पर इन्होंने योग बताया, लेकिन साधन महायोग बताए कि इसके द्वारा चित्तवृत्ति को निरोध होगा। तो सेम पतंजलि वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर बताया, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, परिभाषा में लिखा ना, चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है, ऐसे ही यही सेम ये भी चीज बता रहे हैं श्रीनिवास कि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है। यहाँ पूछा चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है, तो योग ही है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही,
ऐसा नहीं है कि ना अलग बता दिया। अब इसका निरोध के लिए ये चीज बताइए महायोग। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इस चीज में आपको लेकर। बिगनर्स को ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो उनके लिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करे जा रहा है, इसलिए जो पहले एस्पिरेंट से पेपर दे चुके हैं उनके 1-2 मार्क्स रह गए तो उनके लिए तो बहुत वीडियो हेल्पफुल होंगे, इनका प्रैक्टिस भी साथ में होती जा रही होगी। हठरत्नावली के पहले अध्याय का मुख्य विषय क्या है? अब जो पहला अध्याय है ना, हमने एक्सप्लेन अध्याय किए थे 4 अध्याय के, तो उनमें से पूछे पहले अध्याय का मूल विषय क्या, नहीं उसमें क्या बताएंगे? प्राणायाम, मुद्रा, अष्टकर्म और महायोग, लक्षण, समाधि बताए हैं। पहले अध्याय में आपको बताया था अष्टकर्म और महायोग इन लक्षण बताए गए हैं, महायोग भी बताया गया है, सिद्धि के लक्षण बताए गए, अष्टकर्म बताए गए, पहले अध्याय के अंतर्गत है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत क्या बताया गया था? तीसरे अध्याय के अंतर्गत आसन का वर्णन हमने आपको बताया था। तीसरे अध्याय के अंदर आसन बताया था, रिवीजन कर लें आपको जल्दी से जल्दी। और चौथे और दूसरे अध्याय के अंदर क्या देता है? ये प्राणायाम, प्राणायाम यानी इरेज करके लिखते प्राणायाम, प्राणायाम यानी कुंभक, ये दूसरे अध्याय में बताए। कुंभक हुआ, 10 मुद्राएं हुई, मुद्राएं ये दूसरे में बताए गए हैं। पहले में रिपीट कर रहे थे महायोग, अष्टकर्म, षटकर्म में हठ सिद्धि के लक्षण, साधक वाद तत्व। दूसरे अध्याय में क्या है? कुंभक या प्राणायाम बताएंगे और 10 मुद्राएं बताएंगे। तीसरे में क्या बताया गया है? तीसरे में आसन बताएंगे, आसन। चतुर्थ में नादानुसंधान, नादानुसंधान, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और दूसरे में प्राणायाम, प्राणायाम प्लस मुद्रा यानी 10 मुद्रा। और पहले में क्या है? महायोग, जो शुरुआत महायोग से की है उन्होंने, मंत्र ले हटराज, महायोग, षटकर्म, अष्टकर्म, यहाँ पे सॉरी बोला अष्टकर्म, 2 चक्री है ना, चक्री का गणित इनको। तो ये ऐसे करके आपको सारी चीज याद रखनी है, ये रिवीजन ऐसे ही होता है, सारी चीज आपको याद करते हैं, फिंगर्स होनी चाहिए, ये बेसिक चीज है। फिर इनके बाद डेप्थ में पढ़ते हैं, वो पढ़ना होता है। ये बेसिक ज्ञान तो में होना चाहिए किसी ग्रंथ का, इन्हीं बेसिक ज्ञानों से ही नींव बनती है। नींव का मतलब आपकी एक अच्छी तैयारी। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसमें ये पूछा गया रत्नावली के पहले अध्याय में, पहले अध्याय का हमने बता दिया, अष्टकर्म, महायोग, महायोग बताया और सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली में मनस पूजा यानी मानसिक पूजा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? यानी मानस पूजा बताया ना, मानसिक पूजा किस संदर्भ बताया? अंतरात्मा की शुद्धि, ध्यान के लिए, बाहरी कर्म कांड के लिए, हवन के लिए, या मूर्ति पूजा के लिए? तो इसमें जो बताया है ना यहाँ पर, अंतरात्मा, अंतरात्मा की शुद्धि और ध्यान के लिए ये बताया गया। हठ रत्नावली मानसिक यानी मानस पूजा को महत्व देती है, ध्यान और आंतरिक भाव से जुड़ी है। आंतरिक भाव और ध्यान का मतलब शुद्धि, इसका अंतर ध्यान से, अंतरात्मा शुद्धि की, ऐसे आपको याद कर लें, सीधे बताया गया है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हठरंतावली में वर्णित गजकर्णी का क्या विधि है? गजकर्णी है ना, चक्रीय गजकर्णी जो अष्टकर्म में बताया था, गजकर्णी की विधि पूछिए क्या है? गुड़ मिला हुआ पानी पीकर उसे बाहर निकालना बताया है, नाक से पानी पीना बताया गया है, उदर की अनैच्छिक पेशियों को घुमाना बताया गया है, दीपक को देखना बताया गया है। तो यहाँ पर बताया है कि पानी को पीना है ना, गजकर्णी यानी, गज का मतलब होता है हाथी, गजानंद, गजकर्णी। तो जो हाथी होता है ना, सूंड से पानी अंदर भर लेता है, खींच लेता है, वो ऐसी टाइप की गजकर्णी बताएगी यहाँ पे क्रिया। तो यहाँ पे गुड़ मिला हुआ पानी यानी मीठा, यहाँ पे गुड़ मिला हुआ लिख दिया है, पानी पीकर उसे बाहर निकालना। गजकर्णी में कंड तक मीठा पानी या गुड़ मिला पानी पीकर उसे पमन उल्टी द्वारा बाहर निकाला जाता है, ऐसा आपने याद कर लो चीज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्रीनिवास, श्रीनिवास योगी ने हठ योगी के लिए मठ का स्थान कैसा बताया? मठ का स्थान पूछा है यहाँ पे, तो वही सब चीज मठ का स्थान है, स्वराज, धार्मिक, जैत, निरूप द्रव्य, सब सेम है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जहां समझाने को वहां आपको समझाएंगे। हठ रत्नावली के अनुसार योग साधन में बाधक तत्व, यहाँ बाधक तत्व है, ये आपको समझाएंगे, बाधक तत्व और साधक तत्व, ठीक है। इसमें कितने पहले ही बताए थे आंसर? 6 बताए हैं, 4 बताए हैं, 10 बताए हैं, 8 बताए हैं। तो यहाँ पर 6 बताए गए हैं, आपको लिख देते हैं रेज करके। जो साथियों अपने हठ प्रदीप कहाँ पढ़े होंगे ना, 6 हठ प्रदीप का समझ लेना, हठ प्रदीप का शॉर्ट में लिखा ना, तो उसमें जो 6 थे सेम वही यहाँ पर बताए गए हठ रत्नावली में, यानी लिख देते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता, बिगनर्स होंगे। अत्याहारा, अत्याहार बोलते हैं, अत्याहार प्रयास है, संस्कृत में ऐसे लिखे जाते हैं, हिंदी में भी आप कर सकते हैं, संस्कृत में याद करना है। प्रजल्प, जनसंग और
लॉल ले यानी मन की चंचलता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अत्याहार है, प्रयास है, प्रजल्प, नियम ग्रह, यहाँ रहे नियम ग्रह, ये भी हम पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से रिपीट कर देते हैं। अत्यार प्रयास प्रजल्प नियम जनसंघ लॉल। सेम यहाँ पर यो बताएंगे हट रत्नावली में, वही हट प्रदीप का बताए गए, वहां अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, हट प्रदीप का वीडियो देख लें। अब यहाँ पे अलग क्या बताएंगे, साधक तत्व में थोड़ा अलग है, इसीलिए लिखना जरूरी है, सॉरी। वहां पे क्या थे हट प्रदीप का में, हट प्रदीप का वहां थे साधक तत्व, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंघ प्रत्याग। लिखने में टाइम लगेगा इसलिए रिपीट कर रहे हैं, वो वीडियो देख लें, ठीक है। वहां बताए थे उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंघ प्रत्याग। अब यहाँ क्या अलग बताएं, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप गलत नहीं कर पाओ। यहाँ अलग था, यहाँ लिख देते हैं उत्साह, उसमें भी उत्साह है, निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य, 3 हो गए, 1 2 3, रेज करके लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। अब ये अलग, सम्यक दर्शन, जो मिलेगा ना आपको जैन समाज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उसमें सम्यक दर्शन और बिंदु स्थैर्य। 4 5 और 6, यानी कि 6 बाधक तत्व हैं, 6 साधक तत्व हैं। तो जो बाधक तत्व है वो हठ प्रदीप का और घिरंड दोनों समान है, लेकिन जो साधक तत्व है, साधक तत्व में यह भिन्नता है। तो आपको फोकस किस पे करना है, अगर हठ रत्नावली की बात हो तो साधक तत्व पे फोकस करना है। कौन से अलग है, सम्यक दर्शन भी है, बिस्तु बिंदु स्थिर है, ये अलग है, तो आपको उन पर फोकस करना है। और हठ प्रदीप का कौन से अलग है वो भी फोकस करना है, तो वो भी यहाँ पे बता दिए गए। लेकिन वीडियो आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियो आकर देख ले। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप समझ में चीजें आ गई होंगी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया हठ रत्नावली, बहुत इजी है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं और बहुत इजी है प्रश्न मार्क्स उठाना है। जहाँ से साथियों मित्रों यहाँ से इजी प्रश्न उठाना नंबर, यानी कि जो हमें क्या है हमारा मकसद, 1 मिनट समझा देते हैं, 1 मिनट लगेगा क्योंकि ये भी जरूरी होता है चीजें समझाना। हर समय पढ़ाई जरूरी नहीं होती, कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी होती है। पढ़ाई बोझ की तरह लेकर चलोगे तो वो चीज कभी सक्सेस नहीं होती। हमारा क्या साथी, हमारा मकसद है पेपर को निकालना। पेपर कहीं से भी निकले, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आप अच्छे योग को समझते हो, योग की हर चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो आप सेकंड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कीजिए, 80+ को प्रश्न करने की कोशिश करो। यहाँ आप 30 भी कर लोगे तो आपका जेआरएफ हो जाएगा 30+ यानी 35+, 30+। हमारा लेकिन शर्त ये, योगा में आपको 80+ करना होगा, और आप चीजों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में 40+ प्रश्न करने ही होते हैं, तब यहाँ पे 70+ होगा। सेकंड पेपर तो आपका जेआरएफ होगा, ऐसे ही जेआरएफ नहीं होते, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम 4 आपको चीजें क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं, एक्सप्लेन के साथ, कहाँ से क्या प्रश्न आता है, कैसे क्या आता है, पूर्व में कौन से प्रश्न आए थे, यहाँ से प्रश्न बनेगा। यही सारी चीजें आपने समझ ली तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, इतनी हेल्पफुल होती है कि आपको चीजें नहीं पता है। क्योंकि जो बिगनर्स वगैरह उनको डायरेक्शन इस चीज़ों से मिलता है, जो पुराने हैं उनको क्या है, हर बार पेपर देते रहे तो उनको सारी चीज़ें अपने माइंड में क्लियर होती जाती हैं कि हाँ इस यूनिट में ये पढ़ना होता है, यहाँ से ये पूछता है, वहाँ से। लेकिन ये बिगनर्स को नहीं पता, तो बिगनर्स भी क्या करते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी 2 से 3 साल अपनी खपा देते हैं, तब जाकर उनका नेट या जेआरएफ होता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, वही मार्गदर्शन का मतलब होता है गुरु वगैरह टीचर का पढ़ाने का, कि आपको कोई भी ज्ञान है वो कम समय में प्राप्त हो जाए और इजीली आप पास कर जाओ उस एग्जाम को। तो वही चीज़ सारी बताई जाती है, उन चीज़ों को जो जो हमारे द्वारा एक्सप्लेन की है बताइए जाती है, उनको जरूर ध्यान से सुना करो, नोट भी कर लिया करो। ये हमारा कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं अब। यहाँ पर पूछा गया हठ रत्नावली के अनुसार योग साधना बाधक, ये तो साथियों कराई दिया। 21 प्रश्न चलते हैं, 21वां प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा आसन हठ रत्नावली के 84 आसनों की सूची में नहीं शामिल किया। अब 84 आसन वो अगर आपको पता होगा, पढ़े होंगे अंदर डेप्थ में, श्लोक थोड़े बहुत देखे होंगे, तभी कोई बता पाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है पूछने वाला जेआरएफ के लिए। तो ये चीजें होती है, लेकिन हमें स्ट्रगल क्या है, हमारा मेहनत करना ही हमारा काम है, मेहनत करनी पड़ती है। जेआरएफ निकालने की चीजें समझनी होती हैं, जब तक पेपर नहीं होता तो पढ़नी होती है, बार बार दोहरानी पड़ती है, इतनी हमें पढ़ना पड़ता है पढ़ाई।
ये जीवन में चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ पाने के लिए आपको कुछ चीज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये चीज पूछा गया, सूर्य नमस्कार नहीं शामिल किया गया, मयूरासन, त्रिकोणासन, शीर्षासन। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये पूछा गया एक 84 आसन में शामिल है, तो मयूरासन को यहाँ पे शामिल किया गया। सूर्य नमस्कार नहीं है, त्रिकोणासन नहीं है, शीर्षासन नहीं है। हम यहाँ पे मयूरासन के भेद भी बताए हैं, तो भेद हठ रत्नावली ऐसा है जिसमें आसनों के भेद ही बताए हैं। टाइप किसी में 6 प्रकार के बताए गए हैं, 4 प्रकार के बताए हैं, तो ये हठ रत्नावली आपको देखने मिलेंगे। अब इसमें दंड मयूरासन बताया है, पार्श्व मयूरासन बताया है, तो मयूरासन के भेद बताए ना, तो आप इससे ही समझ लो कि मयूरासन की जिक्र हुआ हुआ 84 आसनों में, जब भी उसके भेद बताए जा रहे हैं। तो आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अगर आपको श्लोक नहीं याद है, 84 आसनों के नाम नहीं याद है, केवल आपने ऐसे ही पढ़ लिया कि पद्मासन है तो बद्ध पद्मासन बताया गया है, ये पद्मासन बताएगा, समझ लो वो 84 आसन उनका वर्णन हुआ हुआ पद्मासन का। यानी मयूरासन है तो मयूरासन का भी बताया गया है कि दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, 84 आसन में मयूरासन के वर्णन हुआ हुआ, तभी तो ये चीज बता पा रहे हैं वो वहां पे। तो ये चीज हमें समझ नहीं होती है। ठीक है, रेज करके नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हठ रत्नावली के अनुसार कुक्कुटासन किस श्रेणी किस श्रेणी का आसन है, यानी कुक्कुटासन को किस श्रेणी के अंतर्गत करने वाला, लेटे हुए करने वाला कुक्कुटासन, विश्रामा अवस्था में करने वाला, ध्यान और शक्तिवर्धक उल्टे लेटकर होने वाला आसन है। तो ध्यान और शक्तिवर्धक का बताया कुक्कुटासन ये। अब ये है क्या कुक्कुटासन, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही कुक्कुटासन है ना, कुक्कुटासन कैसे करते हैं, ये कहाँ ये कुक्कुटासन ध्यान और शक्तिवर्धक के लिए कुक्कुटासन करते हैं। तो इसमें क्या है, जब हम जो बैठे हैं ना पालती मार के से बैठे हैं, तो उसमें से हाथ दो निकाल लेते हैं बाहर, इन पे पूरा भार अपने शरीर का लेते हैं, अपने हवा में शरीर आ जाएगा, और जो हाथों पे अपना पूरा लेते हैं, कुक्कुटासन करते हैं। अब जो हम जैसे ही करते हैं ना हाथ बाहर निकाल के, तो उसमें क्या हो, कुक्कट, यानी कुक्कट बोलते हैं संस्कृत में मुर्गा, मुर्गे ऐसी स्थिति होगी, कुक्कट यानी मुर्गा। ये भी प्रश्न आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, कुक्कट का बहुत पूछ लेता, सीधे सीधे बनने वाला पूछ ले, कुक्कट का अर्थ क्या है, निम्न में से आसनों के संदर्भ में कुक्कुट का अर्थ क्या है, तो मुर्गा भी दिया होगा, स्वान भी दिया होगा, हंस भी दिया होगा। तो मुर्गा के समान स्थिति होगी यहाँ में, जैसे हमने हाथ बाहर कर निकाले ना पालती मार कर हम बैठ गए, नीचे अंदर से हाथ निकाल लेते हैं, और पूरा जमीन पर हाथ रखते हुए उस पर भार अपना लेते हैं शरीर का। तो ये मुर्गे के समान जैसे 2 पैर होते हैं ना उसके, तो पूरा भार शरीर का होता है, ऐसे ही हमारी उस पोजीशन हो कुक्कट की तरह। तो ये सारी चीज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं देर न करते हुए। हठ रत्नावली में नाद अनुसंधानी कितनी अवस्थाएं बताई गई है, नाद अनुसंधानी कितनी अवस्थाएं बताई गई है, तो आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, हठ प्रदीपिका में से आता है, और जहाँ पे भी तैयार कर लेना, ध्वनिया भी से आता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्रीनिवास योगी ने ब्रह्मद्य दृष्टि यानी भूमध्य का संबंध किस मुद्रा से बताया है, काकी मुद्रा से बताया, अश्विनी मुद्रा से, सांबवी मुद्रा से, खेचरी मुद्रा से। तो सांबवी मुद्रा हठ प्रदीप का भी इसमें भी सेम है, वो सांबवी मुद्रा अपनी भूमध्य में दृष्टि कर लेना, ये बताया गया इस मुद्रा में। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जहाँ समझाना या तो कोई वो नहीं है, जहाँ समझाना होता है वहाँ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार साधक तत्व, हम यहाँ पूछा साधक तत्व योग में सफलता दिलाने वाले कितने हैं, जो साधक तत्व ना कितने बताए हैं, साधक बाधक तत्व जो बताए थे ये, तो वही प्रश्न ऐसा पूछा गया, तो 6 इसमें सीधे सीधे आंसर है, ज्यादा भेद नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली में पिंड ब्रह्मांड का वर्णन किस अध्याय में है, यानी पिंड ब्रह्मांड के बारे में किस अध्याय, तृतीय में बताया, प्रथम में बताया, द्वितीय में बताया, चतुर्थ में बताया, तो तृतीय में बताया गया है पिंड ब्रह्मांड के बारे में, तृतीय अध्याय में। यानी अष्टांग योग, जो पिंड ब्रह्मांड में शरीर और ब्रह्मांड का संबंध है ना, इस संबंध में चीजें जोड़कर ब्रह्मांड के बारे में बताया गया, शरीर और ब्रह्मांड। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती कर्म में कितने प्रकार है, जो बस्ती है ना वो कितने प्रकार बताए हैं, जैसे धोती बस्ती, तो हमने बस्ती का भी लिखा था, तो उसमें कितने प्रकार, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, 1, 4, 1, 2, 3। तो उसमें जल और स्थल बस्ती बताइए, स्थल को वायु बस्ती बताइए, तो 2 प्रकार की इसमें बताइए हठ रत्नावली में। ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हिरण्य बताइए। हठ रत्नावली में किस प्राणायाम को मोक्ष के द्वार का भेदन कहा गया है, यानी जो प्राणायाम है मोक्ष द्वार का भेदन करता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 102 बार रिपीटेड हो चुका है। सूर्य भेदन, भ्रामरी, भस्त्रिका, शीतली। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम को बताया गया है, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लेना इनको। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार त्राटक कर्म का मुख्य लाभ क्या बताया, त्राटक है ना, त्राटक क्रिया जो
हठप्रदीपिका में आपने पढ़ी होगी। तो ये पूछा है त्राटक का लाभ, पूछा पाचन शक्ति बढ़ाना है, कफदोष निवारण है, बात का निवारण, नेत्र रोग नाश और नेत्र रोग का नाश और दिव्य दृष्टि। जहां भी त्राटक की बात हो वो नेत्र संबंधित होगा, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे भी सेम बताइए, हठ रत्नावली नेत्र रोगों का नाश दिव्य दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। श्रीनिवास योगी ने मूलबंध का अभ्यास कैसे बताया? ये मूलबंध ना श्रीनिवास योगी ने हठ रत्नावली क्या बताना चाह रहे हैं? पेट को अंदर खींचना यहाँ बताया गया है, एड़ी से योनि स्थान को दबाकर यहाँ बताया गया है, गर्दन झुकाकर बताया गया है, जीभ को ऊपर करके बताया गया है। तो यहाँ पर जो है ना एड़ी से योनि स्थान को दबाना बताया गया, वही मूलबंध है, एड़ी से अपना योनि स्थान को दबा रहे हैं, मतलब वो बताएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बेसिक प्रश्न था वो। हठरत नाम में जालंधर बंध क्या? अब यहाँ पर जालंधर बंध का प्रश्न आ गया। कुंडली जगाना से आशय या पाचन बढ़ाने से आशय जालंधर बंध का, या मन निष्कारण से, या अमृत को जठराग्नि में गिराने से। तो वहां पर ही प्रश्न आया था, यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से किया था। जालंधर बंध का अमृत को जठराग्नि में गिरने से बचाना। यहाँ फिर आपको क्लियर कर देते हैं। जी हमारा साथियों क्या है, चंद्रमंडल है, यहाँ से क्या अमृत धार बिंदु के रूप में गिरता रहता है थोड़ा थोड़ा, और जो सूर्य मंडल में आके नीचे आके मतलब ये छीण हो जाता है, जल जा खत्म हो जाता है, इसका नाश हो जाता है। तो इस चीज को बचाने के लिए एक खेचरी मुद्रा थी, उसमें क्या योगी अपना इसका अमृत पान कर लेते जीव को अंदर ले जाके। तो वही क्या है, जालंधर बंद लगा रहे हैं अपने ये गले से, यहाँ पर ये कंठ पर बंद लगा रहे हैं ये। तो इस चीज को उसी को रोकने, उसी संबंध रोकने को ही बोला गया है ये चीज। तो वही प्रश्न आया कि अमृत को जठराग्नि में गिरने से रोकना, जठराग्नि है यानी सूर्य मंडल, तो जठराग्नि में गिरने से बचा रहे हैं, तो जल के खत्म हो जाती है। तो विपरीत करनी मुद्रा है, उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें लिखाया था कि जैसे चंद्रमंडल नीचे सूर्यमंडल ऊपर, यानी विपरीत कर लिया हमने, सिर नीचे आ गया और पैर ऊपर चले गए, तो सिर के आवा चंद्रमंडल, तो चंद्रमंडल नीचे सूर्यमंडल ऊपर, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें चंद्रमंडल नीचे होता है सूर्यमंडल ऊपर होता है? तो विपरीत करनी मुद्रा में ऐसा होता है। यही प्रश्न आ चुका है 102 बार। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, टाइम ना ज्यादा लेते हुए। हठरत्नावली के अनुसार किस ऋतु में योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए? अब घेरन ने बताया हठप्रदीप का, यहाँ पर वही चीज यहाँ पे पूछे, सब में सेम है, किसी में कोई ज्यादा भेद नहीं है। पहले ये आप ऑप्शन पढ़ते हैं, कभी नहीं, बसंत और शरद, ग्रीष्म और वर्षा, हेमंत और शिशिर। तो यहाँ बसंत और शरद को बताया गया है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हठरत्नावली में अमरौली क्रिया का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी आ जाता है। जल से, सहज से, दूध से, शिवांशु से। तो अमरौली क्रिया यहाँ पर क्या आ जाती है? अमरौली क्रिया वज्रौली की एक क्रिया है, अमरौली सहजौली जो बताई है ना, तो वज्रौली की ये क्रिया बताई गई है, जिसमें से शिवांशु का पान करने का बताया गया है। तो शिवांशु, ठीक है, शिवांशु को मूत्र चिकित्सा भी कहते हैं। तो यहाँ रत्नावली में पढ़ेंगे ये चीजें। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वीडियो बनाएंगे। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में और जो एग्जाम में डेट आ गई है, जल्दी जल्दी सारी चीज कवर करानी है। जब पढ़ाएंगे ना अच्छे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे पूरी चीज। श्रीनिवास योगी के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लिए दिन में कितनी बार प्राणायाम बताया गया है? अब श्री हठ प्रदीप का मैं आपने पढ़ा होगा, नाड़ी शुद्धि कितने दिन बताए गए हैं, कितनी बार। तो वो यहाँ पर श्रीनिवास पूछना बता रहे हैं हमें, तो उनके द्वारा कितनी बार बताया है, जी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे प्रश्न बनता है। तो आप क्या करना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। तो यहाँ पर भी 4 बार बताया गया है, वही चीज सेम है। यहाँ पर लिख देते हैं, बिगनर्स हो तो प्रातः, मध्य, साया, सामयानी और अर्धरात्रि। ये 4 प्रकार 4 बार करने को ही बोला गया है, सेम वही बोला गया है, 20-20 मात्रा वाला, टोटल 80 बार वाला, ठीक है, कोई भी ज्यादा भेद नहीं है, सब सेम है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हठरत्नावली में महामुद्रा का अभ्यास किस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए कहा गया है? महामुद्रा का जो अभ्यास है किस नाड़ी को शुद्ध के लिए बताया? सुषुम्ना के लिए, सरस्वती के लिए, पिंगला के लिए, इड़ा के लिए। तो यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी के लिए महामुद्रा का वर्णन किया गया, सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हठरत्नावली में लय योग का संबंध अर्थ क्या है? लय योग का अर्थ पूछा है। चित्त का लय, विलीन हो जाना, संगीत सुनना, सो जाना, नृत्य करना। तो यहाँ पर जहाँ पे आ भी रहा होगा चित्त के लिए ये बताए गए थे सारी चीजें। तो चित्त का लय हो जाना ही लय योग है। इसमें से साथियों परिभाषा पूछ लेता है, जैसे मंत्र योग, जैसे लय योग, मंत्र, लय, हट और राज।
इनकी 2 से 3 बार रिपीट बहुत परिभाषा हुई है। मंत्र की तो 2 से 3 बार प्रश्न आया है, लय का भी आया है। एक बार लिख देते हैं, इरेज करके साथियों से लिख देते हैं। मंत्र योग की इंपोर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 बार आई परिभाषा है मंत्र योग। मंत्र योग की क्या है इसमें बताई गई है, इसमें बताइए मंत्र योग की परिभाषा। मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही मंत्र योग है। यानी मंत्र जपते हुए, जो मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र जपते जा रहे हैं और मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान कर रहे हैं। प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही मंत्र योग है, मंत्र योग है। ठीक है, यहां से आप याद कर लेना, मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही मंत्र योग बताया गया। ठीक है, ये मंत्र योग की परिभाषा है। इरेज करके और बताते हैं इसमें क्या और बताया गया। और चीज एक बताई गई है, माँ और त्रा, 2 शब्दों से बोला है, यानी मकार और त्रकार। ये भी ऐसे प्रश्न में लिखा आया था, मकार और त्रकार यानी मन और प्राण। मकार यानी मन और त्रकार यानी प्राण। अब मन और प्राण का संयोग होना ही मंत्र योग है। ये भी परिभाषा एक लिखी आती है, मन और प्राण का संयोग ही मंत्र योग है। ये दोनों परिभाषाएं 9वां श्लोक है और 20वां श्लोक उनमें बताई गई है। तो ये एग्जाम में परिभाषा आती है, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीधे लिखी जाती है रत्नावली के अंदर, मंत्र योग की परिभाषा क्या बताई है, और सीधे माँ और त्रा आ जाती है, यानी माँ और त्रा। ये आपके क्लियर हो गया, वो चित्त का लय होना ही लय योग बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बहुत अच्छे से कवर किए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को जो भी साथी तैयारी कर उन तक जरूर भेज दें। रत्नावली के अनुसार किस क्रिया द्वारा पेट की चर्बी यानी मेद घटाई जा सकती है, यानी ये बताइए रत्नावली है। ध्यान द्वारा, नेति द्वारा, त्राटक द्वारा, बमन और नौली द्वारा। बमन और नौली द्वारा होगी। जो क्रिया योग में पढ़ेंगे ना, वहां ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको बताएंगे, वहां सटीकता आंसर दिया जाता है, कौन ज्यादा बेस्ट है, सूटेबल है चीजों को। तो वो समझ के भी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। हमें याद जरूर नहीं है कि हमें ग्रंथों के अंदर वो चीज नहीं पता तो हम गलत करें, हम तुक्का मारना है, ऐसा नहीं है। हमें और बारीकता से चीज समझ नहीं है, हमें चीज नहीं समझ में तो बारीकता समझ के वो चीज आंसर, सही आंसर दिया जा सकता है। कहने का ये अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। रत्नावली में सिद्धासन को अन्य किस नाम से पुकारा गया है? हमने पहले लिखा था ना, सिद्धासन को वज्रासन, योनि यासन, सभी आसनों में श्रेष्ठ या मुक्तासन। तो यहाँ पर अन्य क्या नाम बताया, सभी आसनों में श्रेष्ठ बताया गया। सिद्धासन को अन्य नाम से ये पुकारा गया कि सर्वश्रेष्ठ आसन है, ऐसे लिख दिया, सर्वश्रेष्ठ आसन। संस्कृत में लिखा जाता है ना, जैसे हमने हिंदी लिख दिया कि सभी सर्वश्रेष्ठ आसन। तो इसी चीज को उन्होंने बोल दिया, किस अन्य नाम से पुकारा है, सर्वश्रेष्ठ आसन के नाम से पुकारा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन रखना, सर्वश्रेष्ठ आसन है। नेक्स्ट प्रश्न को चलने, ऐसा नहीं है इतना बड़ा लिख दिया तो यही चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अंतिम लास्ट प्रश्न है ये, हठरत्नावली के अनुसार गुरु के बिना शास्त्र ज्ञान कैसा है? यानी कि अभी इसने पूछा है, गुरु के बिना जो ज्ञान ले रहे हो कैसा बताया गया, इसमें लाभदायक बताया गया, उत्तम बताया गया, निष्फल और व्यर्थ बताया है, पर्याप्त बताया है। बेसिक प्रश्न है, सभी कर देंगे। निष्फल और व्यर्थ है कि कोई भी ज्ञान बिना गुरु के बिना निष्फल और व्यर्थ है, कोई भी अर्थ नहीं है। जो अगर गुरु से ज्ञान ले रहा है, दुक्का चोरी से कर्ण ने ज्ञान लिया था ना जैसे, तो उनको बाद में पता चला तो बाद में श्राप दे देगा, तुम सारी विद्याएं भूल जाओ एक समय पर, जब इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो वो युद्ध के समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी टाइम पे भूल गए वो सारी विद्याओं को। तो वही चीज बताई गई है, गुरु के बिना निष्फल और व्यर्थ है। तो वो निष्फल और व्यर्थ होंगे, फलहीन नहीं होंगी आपके लिए कोई भी चीज वो। तो यही प्रश्न में ये पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। रत्नावली में उन्मनी अवस्था किसका परिणाम बताया गया? उन्मनी अवस्था ना, वो किसका परिणाम बताया? नाद अनुसंधान और समाधि का, केवल भोजन का, केवल आसन का, केवल नींद का। तो जो उन्मनी अवस्था जब भी प्राप्त होती है नादानुसंधान में, जो आपने हठ प्रदीप का ही पढ़ा हुआ। तो नादानुसंधान और समाधि यानी कि उन्मनी अवस्थाएं। ठीक है, तो आज हमने 40 प्रश्न पूरे कवर कर लिए हठ रत्नावली में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लेके आए थे, जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो इस एग्जाम में आने आने की संभावना है, जैसे महायोग से आने की संभावना है। तो हमने वो बताई, आसन से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है, तो वो बताई। 10 आसन यहाँ पे बताए गए हैं।
मुख्य आसन बताए गए हैं, तो उनका 84 में 10 आसनों को बताया गया, 3600 में बिस्तर वर्णन किया गया है, वो चीज़ बताई। और प्राणायाम में कौन सा एक अलग है, तो वो आपको बताया था। प्राणायाम में भुजंग करणी प्राणायाम, तो ये अलग बताया था। ये 9वां प्राणायाम है, तो 8+1 लिख लो, 1 पे ये लिख दो, तो ऐसे आपको क्लियर होगा। हठ प्रदीप का से ये अलग है 9वां, हठ रत्ना में ये बताया गया है। और यहाँ पर अष्टकर्म बताए गए हैं। तो ये चीज ऐसी बाद में रिवीजन कर ले, जैसे हम बता रहे हैं ना, ऐसे खुद से भी रिवीजन कर लिया करो, बाद में चीजें खत्म होने के बाद। बुक से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, एक्सपर्ट वो आपकी चॉइस है। फिर पढ़ने के बाद ये हमारा मतलब है, फिर यहाँ पर समझाने का पढ़ने के बाद करना क्या है, तो वो आपको कर लो। अष्टकर्म में जैसे हम रिवीजन करा रहे हैं आपको साथ में, हमारा रिवीजन हो गया ऐसे ही आपका ये। तो चक्री से बताया है, गजकर्णी अलग बताई है, क्रिया ये कर्म है ना, कर्म का मतलब क्रिया शुद्धि, शरीर शुद्धि, तो ये अलग बताई है। अब जो चीज अलग बताई है नहीं, उन्हीं को हमें टारगेट करना होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि वो चीज फिर वो पूछता ही पूछता है, उसका मतलब है कंफ्यूजन पैदा करना, आपको भ्रमित करना। और केवल उन्हीं लोगों को एग्जाम निकालना, पेपर या जेआरएफ देना होता है जो सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं और ब्राइट स्टूडेंट हैं, यानी उनको जिनको जरूरत है, हकदार हैं जिस चीज के। अगर तुम भी हकदार बनना चाहते हो, तुम भी उनकी निगाह में आना चाहते हो कि हाँ हम भी हैं, तो आप सिंसियर होकर पढ़ाई करो, जो भी कॉन्सेप्ट अलग है उनको नोट करो और बार बार रिवीजन करो और अच्छे कॉन्सेप्ट समझ के पेपर निकालो अपना। इसीलिए जो एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से चीज़ आपको समझ नहीं होती है, वही हमारा टाइटल है वीडियो का। एग्जाम के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझो, बार बार कह रहे हैं 5 मिनट में क्रम याद करो, क्रम का खेल है। एग्जाम के दृष्टिकोण से चीज़ें समझो। जिस दिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चीज़ें समझ में आएंगी ना मित्रों, तो आप क्या करेंगे ना, प्रश्नों को भी आप समझ जाएंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। कम से कम अभी हम बता रहे हैं कि जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, 100 प्रश्न योगा के, तो जब आप चीज़ें पढ़ेंगे यूनिट वगैरह, तो इतना डेप्थ में चीज़ें समझ जाओगे, तो आप खुद से एज्यूम कर लिया करोगे कि ये इस वर्ष के लिए हर बार ऐसा प्रश्न आ रहा है, तो ये इस वर्ष के लिए ये प्रश्न ऐसा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। तो जैसे हमने भी बताया, आपको भी बता रहे हैं, जो 2 जनवरी पेपर हो आप देख लेना, मंत्र योग और महायोग, इसमें से प्रश्न बनेगा बनेगा, देख लेना हठ रत्नावली में से। तो ये ऐसी चीज एज्यूम हो जाती है अपने आप अंदर से, पढ़ते समय लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है इस ग्रंथ के लिए। आई होप आज सारी आप चीजें समझ गए होंगे जो हमने चीजें बताई हैं। कोई भी कंफ्यूजन रखना है, इस प्रकार है, हठ रत्नावली भी कंप्लीट होती है। अब केवल इसमें 5 मिनट में क्या पढ़ने को बचा है, योग बीज, योग बीज, वशिष्ठ संहिता और गोरख संहिता, ये 3 ग्रंथ बचे हैं। बाकी 5 ग्रंथ है ना, 5 ग्रंथ का पूरा करा दिया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति करा दिया हमने, गिरंड संहिता करा दिया, हठ प्रदीप का करा दिया, शिव संहिता करा दिया, और आज हठ रत्नावली कर दिया। इस पर 5 ग्रंथ हो गए। अब ये योग बीज जो सिलेबस में बाद में जोड़े गए थे, योग बीज, वशिष्ठ संहिता, गोरख संहिता, सबसे ज्यादा प्रश्न अब योग इसमें साथियों आने लगे हैं वशिष्ठ संहिता में से। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ रहा है 1 से 2 वर्ष। वशिष्ठ संहिता, इसमें से इतना प्रश्न पूछ रहा है कि लोगों को दम कर दिया कि यहाँ से क्यों पूछ रहा है, वो परेशान हो गए हैं। कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसी में से पूछ ले रहा है, इसी एक वशिष्ठ संहिता में से। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, हम इसकी एक अलग वीडियो डालेंगे। कहने का आशय यहाँ पर है कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न, उनको छोड़ना नहीं है। योग बीज में से कितने पूछता है, योग बीज में से हमेशा एक प्रश्न ही पूछता है, वो पहले से डिफाइन कर देता है चीजों को, योग बीज में से एक ही प्रश्न पूछ रहा है। वो गोरख संहिता, इसमें से भी कुछ चक्र के बारे में पूछे, जैसे आधार लक्ष्य वगैरह जो बताए हम बताएंगे, ओमकार प्राणायाम बताएगा, उससे पूछ लेता है, पूछता नहीं मन, ये तो नहीं पूछता। लेकिन योग बीज में से एक और वशिष्ठ तक ज्यादा कवर करता है। तो इस प्रकार पूरी आपका हठयोग टेस्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। वैसे 3 चीज बती हैं, उसके हम कल वीडियो डाल देंगे। बाकी यूनिट 6 में भी हमने आज पोषण की वीडियो डाल दी गई है, आप पोषण आहार एवं पोषण को देख लें। तो इस प्रकार हमारा टारगेट पूरा था आपको 30 डेज में पूरी 10वां यूनिट कवर कराने का, जो कि हम पूरी कवर करा देंगे। और जो भी साथी वीडियो देख लेंगे ना, उनका हम दावे के साथ कह रहे हैं वो नेट और जेआरएफ की तरफ अपना आगे कदम बढ़ा चुके हैं। यानी कि जो वीडियो देखकर अपने नोट्स बना रहे हैं, जो कमियां हैं वो दोहरा ले रहे हैं बार बार, जो हमने आगे पीछे प्रश्न बताए कि ऐसे बनते हैं, तो वो कर ले रहे हैं सारी चीज़ों को, तो वो बिल्कुल जेआरएफ के दावेदार हकदार हो गए हैं। तो आप ये ना समझेंगे हमको कुछ नहीं आता है, आपको सब चीज़ आने लगे हैं। क्या एग्जाम दोगे तब आपको चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि साथ ही हमने भी एग्जाम दिया था ना, एग्जाम देने के बाद हम निकले थे ना, तो हमको ये भी नहीं लग रहा था कि हमारा जेआरएफ होगा नहीं होगा, मन में ये आता क्यों, क्योंकि हमारे 80+ प्रश्न सही थे सेकंड योगा में ना,
और बाकी जो 20 प्रश्न गलत थे, 19 आई थिंक 19 गलत थे, तो उन 19 में क्या लग रहा था ना, जो हमें नहीं कर पाए थे ना, वही प्रश्न मन मन में दोहरा रहे थे, बार बार वही प्रश्न आ रहे थे। ऐसा लग रहा था 19 की बहुत बड़ा आंकड़ा लग रहा था, बहुत संख्या में, कि हमारे बहुत प्रश्न गलत हो गए या छूट गए हैं, इस बार नहीं जेआरएफ होगा, ये वो नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न स्वाभाविक है, मन में आते हैं। तो जो बोलते हैं ना इंटरव्यूअर, आईएएस वाला बोलते हैं वो हमें पता नहीं था हमारा एग्जाम नगर, वो हकीकत में ये चीज होती है। जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको भी लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक दो प्रश्न छूटते हैं ना, वो भी बहुत भारी लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी चीज कर ले रहे हैं, वो दो प्रश्न या तीन प्रश्न भी नहीं कर पाए, तो मन में आपके वही खलबलाते रहेंगे कि दो प्रश्न ये छूट गए, ये कैसे थे, ये नहीं कर पाए। बाकी जो कर लिए ना, उस वो नहीं मन में आएंगे, भाव में। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपके साथ भी ये घटनाएं होंगी, तो आपको पता चल जाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, आई होप सारी चीज आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे कल आपको और पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।